सो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से हमारे चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर पर। लाइव प्रोसेस का न्यूट्रिशन आप लोगों ने पढ़ चुका है, तो मैंने सोचा रेस्पिरेशन पे वीडियो क्यों ना बनाई जाए। तो एक लोगों के कमेंट आए थे जिनका नाम है यश निर्मल, तो उन्होंने कहा कि डायग्राम पर वीडियो क्या बना दीजिए, तो ये सब। तो मैंने उसमें रिप्लाई दिया कि डायग्राम की वीडियो आएगी जब तक भाई लाइव प्रोसेस खत्म नहीं होगा, क्योंकि लाइव प्रोसेस से डायग्राम आने वाले हैं। इतने बात कंफर्म कर दे रहा हूँ, लाइव प्रोसेस से ही डायग्राम आने वाले हैं। तो लाइव प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा सब, तो डायग्राम की प्रैक्टिस मैं भी बनाऊंगा, साथ साथ आप भी बनाइएगा। मेरे से अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आपसे अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं बोर्ड पे बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज क्या शुरू करने वाले हैं। न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन। ठीक है, अब की इस साल की जो बुक लगी है उसमें सारे पार्ट अलग अलग कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन अलग, एक्सीक्रेशन अलग, न्यूट्रिशन अलग, रेस्पिरेशन अलग। जो पिछले साल की बुक थी उसमें सब एक साथ था, लेकिन बात वही है। अब के थोड़ा और डिटेलिंग से है, नहीं तो सब वही है। तो चलिए बात करते हैं रेस्पिरेशन की। पहला टॉपिक है रेस्पिरेशन, दूसरा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तीसरा है व्हाट इज एटीपी। हर जगह हम जब से पढ़ते आ रहे हैं एटीपी एटीपी एटीपी, तो आज क्लियर कर दूंगा इसे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑर्गेनिज्म। अभी मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन किस में, मतलब जो हाईएस्ट ऑक्सीजन ब्रीथिंग लेता है, सांस लेता है, तेज से कौन है, एक्वाटिक की टेरेस्ट्रियल। ठीक है, कमेंट करो। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, किसके किसके लिए, जब हम कोई एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जो हेल्प करता है वो O2 भी करता है। एंड द एक्सिक्रेटिंग या फिर रिमूव ऑफ, या फिर बॉडी से रिमूव करना कार्बन डाइऑक्साइड को, वो क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन तो सबको पता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन, वी टेकिंग ऑक्सीजन लिख सकते हो, क्योंकि हम ही तो लेते हैं, और कोई लेता है, मतलब एनिमल्स भी लेते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं क्या, इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक O2। ठीक है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या होगा, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन सिंपल सी भाषा है, सबको पता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वही क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। या मेरी जैकेट सांस तो ले नहीं रही है, मैं तो सांस ले रहा हूं ना। तो द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक O2 एंड रिलीज CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने में भी जो एनर्जी बनती है शरीर में, O2 भी उसमें मदद करता है, बिल्कुल करता है ना। तो रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक O2 या फिर इनहेल O2 एंड एक्सेल CO2। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या बात करने के, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, सबको पता है कौन कौन से, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना। कौन सा, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल सबको पता है क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब कोई बता सकता है कि एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में समझे तो एरोबिक की जो रिएक्शन होगी, जब ये रिएक्शन करेगा तो वो O2 के प्रेजेंस में करेगा, और इसका उल्टा होता है एनारोबिक। ये जब रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन की कोई इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रिएक्शन किस में होता है, ग्लूकोज का होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ग्लूकोज ही टूटेगा। अभी रेस्पिरेशन में एक रिएक्शन याद आई, क्या है, जब हम C6H12O6 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस
38 एटीपी चिंता नहीं लेनी, एटीपी मैं अभी बता रहा हूँ। तो क्या होता है, जब ये ग्लूकोज जब हमारा O2 के प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट करवा दें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होगा 6O2 6H2O 38 एटीपी एनर्जी, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, एटीपी एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये है क्या, रेस्पिरेशन की रिएक्शन। अब यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक क्या बताया, द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सबको पता है क्या, द रिएक्शन टेक्स प्लेस प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, O2 की। ठीक है, द रिएक्शन टेक प्लेस प्रेजेंस ऑफ O2, द रिएक्शन प्लेस, इसका उल्टा होगा, द रिएक्शन टेक्स प्लेस क्या, प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ O2। अब एक मन में सवाल आया क्या भैया हम इतना ही लिख देंगे पेपर में, हमारा एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन ठीक हो जाएगा। हाँ, शॉर्ट में पूछा तो ठीक है, एकदम बढ़िया सा है, इतना ही है। लेकिन हर एक चीज को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब जब हमें आ रहा है आगे का, तो क्यों हम उसे छोड़कर, क्यों हम ना लिख कर आए। ठीक है, तो अगर हम तब नहीं लिखेंगे तो फिर कब लिखेंगे, है ना। तो हर तरह के रिएक्शन है, एरोबिक की अलग, एनारोबिक की अलग। अब अगर प्रेजेंस ऑफ O2 है तो ये किस में होगा, देखो ये जो होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारी ईस्ट में भी, मसल सेल में भी। ठीक है, याद रखना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन अभी हम देखेंगे, चलो देख ही लेते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा हमारा, ये ग्लूकोज इसमें टूटेगा पायरुवेट में, पायरुवेट में। तो ग्लूकोज कितने टूट रहा है हमारा, पायरुवेट में। तो ग्लूकोज पायरुवेट। अब यहाँ पे जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है हमारा ग्लूकोज में, वो टूट जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जब रिएक्ट होता है ये ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तभी ये याद रखना, सिर्फ रिएक्शन देखो, ग्लूकोज पायरुवेट। ठीक है, अब ये जब रिएक्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट किस में टूटेगा। ठीक है, पायरुवेट अब टूटेगा CO2 में प्लस H2O में प्लस एनर्जी में। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, देखो ग्लूकोज पायरुवेट किसमें टूटा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में, है ना, दिख रहा है। हाँ, तो इसमें टूटा। तो यही क्या है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम इसको चाहे तो वर्ड में लिख सकते हैं, द ग्लूकोज, द 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज are broken into 3 carbon molecules in the pyruvate, and pyruvate are broken into carbon dioxide, H2O and energy। एनर्जी किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। कितना एनर्जी, 38 एटीपी एनर्जी। ठीक है, अब ये तो एरोबिक हो गया। एनारोबिक क्या होता है भैया, एनारोबिक की रिएक्शन 2 चीज में होगी, किसमें, या तो हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देख लें, या तो हम लैक ऑफ ऑक्सीजन में देख लें। 2 रिएक्शन होती है, देखने की क्या बात है। मतलब ये रिएक्शन करेगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी और लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लैक मतलब कमी, ऑक्सीजन की कमी में भी ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो एरोबिक एनारोबिक। अब देखते हैं एनारोबिक। एनारोबिक की 2 रिएक्शन होगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन रिएक्शन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये रिएक्शन नहीं, इसके टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की रिएक्शन इसमें 2 टाइप की होती हैं। तो पहले हम देखेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, इसमें 2 होते हैं क्या, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है, इसमें जो होगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारी जो रिएक्शन होती है, एसिड फर्मेंटेशन होती है, वो किसमें होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, और जो हमारा ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये ईस्ट सेल में होता है। ठीक है, तो कैसी होगी रिएक्शन हमारी, देखो ये ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज किसमें टूटा, पायरुवेट में। ये हर रिएक्शन में हमें लिखना है। आपके बुक में ऐसा कुछ दिया गया, मैं फोटो लगाता हूं, देखिए इसमें जो दिया गया है किस तरह दिया गया है, हर तरह दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, एक ही में दिया गया है सब कुछ। ठीक है, तो मैं अलग अलग बता रहा हूँ, रिएक्शन वही है। ग्लूकोज पायरुवेट, ठीक है, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा
और ये जो हो रही रिएक्शन याद रखनी है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऊपर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन ईस्ट से, नहीं लिखोगे तब पर भी ठीक है। किसमें टूट रहा है, इथेनॉल में प्लस CO2 में प्लस 2 ATP एनर्जी में। यहां पर आप सिर्फ एनर्जी लिख सकते हो, ना याद रहे 2 ATP। तो आप अगर भूल रहे हो कि यहाँ पे कितनी ATP एनर्जी 38 2 ATP, तो एनर्जी आप सिर्फ लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि अब बुक में यही लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है, याद ना रहे तो एनर्जी लिख लेना, ठीक है। ये होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की रिएक्शन। अब एनारोबिक में हमने दो बताया, एक कौन सा है हमारा, एक है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कौन सा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लाइट चली गई है, ठीक है, लाइट चली गई इसलिए थोड़ा मेरी साइड दिख रही है, अभी आ जाएगी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है इसमें रिएक्शन होगी तो हमको क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा, याद रखना है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इथेनॉल मिलेगा, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है किसमें, कार्बोनेट्स कंपाउंड में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, अब ग्लूकोज ये किसमें टूटेगा, पहली बात वही पायरुवेट में। ये किसमें टूटेगा, लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी में। अब यहां पर जो लिखी गई है वो एनर्जी है, तो इससे एनर्जी करते हैं क्योंकि एक भी ATP नहीं निकलती है, सिर्फ हमने एनर्जी लिखा है। एनर्जी लिखा है, एक भी क्या मतलब, दो इसमें भी टूटती है, ठीक है, दो इसमें भी टूटती है, मैंने क्या लिखा है, एनर्जी लिखा, तो आप लिख सकते हो एनर्जी, नहीं याद रहे तो, ठीक है। तो ये होती है रिएक्शन, ठीक है, ये होती है एनारोबिक रिएक्शन, ठीक है, और एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन को हम वर्ड में भी लिख सकते हैं, कैसे, इतना लिखने के बाद हम वर्ड में दोनों को भी लिख सकते हैं। एनारोबिक को तो नहीं लिख सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन रिएक्शन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इस तरह लिख के हम रिएक्शन लिख देंगे। एनारोबिक को हम लिख सकते हैं द रिएक्शन टेक प्लेस प्रेजेंस ऑफ O2 वेयर द ग्लूकोज 6 कार्बन मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर ब्रोकन इनटू 3 कार्बन मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट आर ब्रोकन इनटू CO2 H2O एंड 38 ATP एनर्जी। मैंने एनर्जी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कितनी एनर्जी होगी, 38 ATP, ठीक है, आप एनर्जी भी लिख सकते हो, बिल्कुल ना याद रहे तो लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन, अच्छे से। अब ATP है क्या, ATP बुक में दिया नहीं गया, मैं बता दे रहा हूँ अपने से। ATP बढ़िया सा देखो, ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। अब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है हमारा, ठीक है, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडाइनो ट्राई, सॉरी गलत हो गया, एडाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, याद रखना है फुल फॉर्म। अब इसमें का सिर्फ ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का सेकंड एंड थर्ड फॉस्फेट जो होता है हमारा, मतलब ये ATP का जो सेकंड और थर्ड फॉस्फेट होता है हमारा ATP का, वो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। तो क्या होती है, जो हमारी सेकंड एंड ट्राइफॉस्फेट होता है वो अटैच होती हैं, क्योंकि इनके पास हाई एनर्जी रहती है, तो इस वजह से दोनों अटैच होती है। अब भैया अटैच होती है तो टूटती क्यों है, यहाँ पे तो 2 ATP में टूट गए, तो जो सेलुलर प्रोसेस में ये टूटती है, मतलब इन द सेलुलर प्रोसेस दे आर ब्रेक, ठीक है, सेलुलर प्रोसेस में ये टूटती हैं जब इनको एनर्जी देनी होती है, ठीक है, एनर्जी को लिबरेट करनी पड़ती है। तो जितनी एनर्जी की जरूरत उतनी एनर्जी, या फिर हम जितनी एनर्जी निकालें उतनी एनर्जी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज एडाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड द सेकंड एंड ट्राइफॉस्फेट आर अटैच हाईली, मतलब अटैच स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट हैज अ हाई एनर्जी, इसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, लिखना है, इट इज मतलब इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। अब ज्यादा एनर्जी होगी, अब टूटी की किसमें, तो इट्स ब्रोक इन अ सेलुलर प्रोसेस टू लिबरेट एनर्जी को देने के लिए, ठीक है, टू लिबरेट एनर्जी को देने के लिए। और इसको क्या कहते हैं, देखो
जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया है, सबको पता है। चलो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है। तो याद रखना है कि जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल वो हमारी एटीपी है, ठीक है। तो ये भी लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी, याद रखना है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी, ठीक है। चलो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कहते होते हैं। प्लांट्स में रेस्पिरेशन ज्यादा उलझना नहीं है उसमें। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम समझ सकते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं उसमें वो किसकी वजह से होती हैं, स्टोमेटा की वजह से, ठीक है, टेंटिकल्स के वजह से जो स्टेम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और डिफ्यूजन ऑफ रूट्स के वजह से भी, रूट्स जो रूट्स का डिफ्यूजन होता है उसके वजह से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। किसके वजह से, और स्टोमेटा की वजह से जो कि लीव्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लीव्स से स्टोमेटा प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो एक्सचेंज करती हैं गैसेस का, ठीक है। हाँ एक डायग्राम आएगा इसमें से ही, ठीक है, अभी बनवाऊंगा मैं जब लाइव प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो स्टोमेटा की वजह से भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, टेंटिकल्स की वजह से भी हो रहा है जो कि स्टेम में प्रेजेंट है, और डिफ्यूजन ऑफ रूट्स की वजह। देखो क्या लिख सकते हैं हम, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, क्या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अगर हम क्या लिखेंगे इसमें, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, तो क्या लिखेंगे, प्लांट्स हैव नॉट एनी स्पेशल ऑर्गन, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, नॉट एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, नॉट स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, नॉट स्पेशल ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन मतलब इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेट करने के लिए। इट हैव अ क्या, स्टोमेटा, इट हैव अ स्टोमेटा, ठीक है, इट हैव अ स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड टेंटिकल्स, टेंटिकल्स जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्टेमन में प्रेजेंट इन स्टेमन, ठीक है, टेंटिकल्स जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, स्टेमन में, स्टेम में, स्टेमन मैंने लिखा है, ठीक है, स्टेमन में, एंड डिफ्यूजन ऑफ रूट्स, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ रूट्स। तो प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेट करने के लिए, इसके पास स्टोमेटा है जो कि हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, टेंटिकल्स है जो कि स्टेमन में प्रेजेंट है, एंड डिफ्यूजन ऑफ रूट्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेट करने के लिए, हमें ध्यान रखना है, मतलब है ऐसा नहीं है कौन सा, स्टोमेटा जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में, टेंटिकल्स जो कि स्टेमन में, और रूट्स के डिफ्यूजन में भी, ठीक है। ये होता है प्लांट का रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट हमारे रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन किसमें, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में आपसे एक सवाल शुरू में पूछ चुका हूं और एक फिर पूछता हूं कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीथिंग स्पीड है किसमें ज्यादा है, एक्वेटिक में, टेरेस्ट्रियल में। चलो एक्वेटिक तो हमारा जो पानी में रहते हैं, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल जो बाहर। तो बात करते हैं क्या, रेस्पिरेशन इन क्या, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक में क्या होगा, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, अब पानी में ऑक्सीजन कम रहता है, पानी में ऑक्सीजन कम रहता है तो हिंट मिल चुका है आपको, अगर पानी में ऑक्सीजन कम है तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीथिंग स्पीड है वो ज्यादा होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म पे कि जो हमारा
ऑक्सीजन स्पीड है किसमें है, ऑक्सीजन मतलब ब्रीथिंग की स्पीड है किसमें है, ऑक्सीजन में, सॉरी एक्वाटिक में या फिर टेरेस्ट्रियल में। तो एक्वाटिक वाटर में रहते हैं। वाटर में जो O2 की इफिशियंसी है, मतलब जो O2 चाहिए, मतलब जितना भी ऑक्सीजन चाहिए, जितनी भी एफिशिएंसी है, मतलब जितना बाहर रहता है उतना अंदर नहीं रहता पानी के। तो इस वजह से जो स्पीड रहेगी ब्रीथिंग की वो एक्वाटिक की रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के इतनी नहीं रहेगी, ठीक है। इस पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और बात देखते हैं रेस्पिरेशन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म पर। और इसमें कुछ लिखा भी नहीं गया है बुक में। जो रेस्पिरेशन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, हम लिख सकते हैं कि जो एक्वाटिक है वो अपने सांस को, मतलब O2 को गिल्स के द्वारा लेता है, रेस्पिरेट करता है, ब्रीथिंग करता है, ठीक है। एक्वाटिक किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। और एक्वाटिक एनिमल्स आर ब्रीथ मच, या फिर आर ब्रीथिंग स्पीड इज मोर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बस यही होता है रेस्पिरेशन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखना है क्या, जो रेस्पिरेशन एक्वाटिक होता है वो गिल्स से लेता है, मतलब रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक, मतलब ब्रीथिंग स्पीड इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच हायर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ O2 इन वाटर इज वेरी लो, ठीक है। इंग्लिश में कैसे हम लिख सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेट ऑर्गेनिज्म गिव्स the breathing speed of aquatic organism is much higher than the terrestrial organism because the efficiency of O2 is not present in the water, so the breathing is much higher than aquatic organism than terrestrial organism, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। मेन मुद्दे पे आते हैं। ह्यूमन बींग्स में हमारे लोगों के जो हम सांस लेते हैं उसकी पूरी प्रोसेस कहाँ से शुरू होगी, हमारे नाक से, मतलब नोज से, नोज के बाद फेरिनिक्स में, फेरिनिक्स के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्विलाई में, ठीक है। बहुत प्रोसेस है, सब जानेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, अब जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में वो कहाँ से चालू होगी भैया, हमारे नाक से। मैं तब से सांस ले रहा हूँ तो नाक से चालू होगी, ठीक है। तो प्रोसेस पहले मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ से जाते हैं। देखो ये हमारा नोज, जिसे नसल कैविटी बोलते हैं, नोज से गए फेरिनिक्स, ठीक है, नोज से गया फेरिनिक्स, फेरिनिक्स से गया ट्रैकिया, क्योंकि फेरिनिक्स जो दो टाइप में डिवाइडेड होती है, किसमें, ट्रैकिया और एसोफेगस में। ट्रैकिया के बाद हमारा जो ऑक्सीजन गया वो गया किसमें, ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद गया ब्रोंकियो, ब्रोंकाई डिवाइडेड है किसमें, दोनों लंग्स की तरफ, ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स में हर एक है एल्विलाई, और एल्विलाई जो है हमारा, उसके बाद हम रिब्स, मतलब जानेंगे है नहीं, फिर हमारा लंग्स, ठीक है, फिर हमारा लंग्स दिख नहीं रहा है, ठीक है। रिब्स के बाद लंग्स। पहले इतना जानो कि नोज से फेरिनिक्स, फेरिनिक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियो, ट्रैकिया इज डिवाइडेड बाय ब्रोंकाई, ब्रोंकाई डिवाइडेड ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स में एल्विलाई, एल्विलाई के बाद हमारा रिब्स, रिब्स के बाद जानेंगे लंग्स, फिर उसके बाद डायफ्राम, ठीक है। ये एक चीज जानने वाले हैं। तो नोज क्या है, देखो नोज, इसको इरेज कर देते हैं। नोज को हम क्या बोलते हैं, नसल कैविटी भी बोलते हैं ना। तो इन द मिडल पार्ट ऑफ माउथ द नसल आर डिवाइडेड इनटू टू होल्स, है ना भाई, मिडल ऑफ फेस टू होल्स, ठीक है। और इधर से क्या होती है, ऑक्सीजन इंटर होती है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो हम पहले लिख सकते हैं क्या कि नोज नसल कैविटी इट लिखना, इन द मिडल ऑफ माउथ नसल आर डिवाइडेड into टू पार्ट्स, लेफ्ट और राइट भी लिख सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं किसके बारे में, नसल कैविटी के बारे में, नोज के बारे में। एंड लिख सकते हैं क्या हम, नसल कैविटी इज ओपन इन फेरिनिक्स,
फेरिनिक्स में ओपन होगी। अब फेरिनिक्स की बात कर लेते हैं। फेरिनिक्स में गई तो फिर क्या बात करेंगे, फेरिनिक्स की। फेरिनिक्स, ठीक है। फेरिनिक्स क्या है, फेरिनिक्स की बात करें तो फेरिनिक्स है हमारा जो कि क्या है, जहां पर हमारा इसोफेगस और ट्रैकिया ओपन होता है या फिर जहां से आता है हमारा इसोफेगस और ट्रैकिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि फेरिनिक्स में द एयर इंटर्स इन नसल कैविटी एंड फ्रॉम नसल कैविटी, नसल कैविटी से एयर इंटर्स इन फेरिनिक्स, ठीक है। इतना हम फेरिनिक्स में लिख सकते हैं। अब जहां से हमारा आ रही है इसमें से हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब द एयर इंटर्स इन नसल कैविटी एंड फ्रॉम नसल कैविटी एयर इंटर्स इन फेरिनिक्स, ठीक है। और हम लिख सकते हैं द ओपनिंग ऑफ किसकी, इसोफेगस, जो कि हमारा क्या है, फूड पाइप है, इसोफेगस एंड ट्रैकिया इन फेरिनिक्स, फेरिनिक्स में ओपन होती है भैया, या फिर हम बोल सकते हैं जहां से आती है, फेरिनिक्स से आती है, ठीक है। तो इसोफेगस और ट्रैकिया की जो है फेरिनिक्स में। अब इसोफेगस में हवा तो जाएगी नहीं, हवा कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में। ट्रैकिया कहाँ, विंड पाइप में, क्योंकि हवा तो विंड पाइप में जाएगी ना, क्योंकि वुड फार्म में क्या जाएगी, खाना खाना है, हमको खाना दे रही है वो, नहीं खाना नहीं दे रही, ठीक है। ट्रैकिया में जाएगी। तो बात करते हैं ट्रैकिया की। अब जहां जहां हवा जा रही है हमारी वहां बात करते चलेंगे। ट्रैकिया ये है भैया 10 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, और इसकी जो डायमीटर है एंड 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, ठीक है। हम यहाँ पे 12 तो नहीं 11 लिख सकते हैं, 12 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है और 1.52 सेंटीमीटर इसका 2.5 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर है। आर डिवाइडेड इंटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, ब्रोंचाई भी बोलते हैं बहुत लोग, तो ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रैकिया आर डिवाइडेड इंटू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंकाई में डिवाइडेड तो हवा ब्रोंकाई में जाएगी, बिल्कुल। अब ब्रोंकाई की बात करते हैं। ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई में हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि ट्रैकिया आर डिवाइडेड इंटू ब्रोंकाई इंटू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, बिल्कुल, ठीक है। ब्रोंकाई विच आर इन ईच लंग, ठीक है, मतलब दोनों लंग में, नहीं तो एक ही लंग्स में हो, ठीक है। इसमें हवा ज्यादा चली जाए, कॉलेज बड़ा हो जाए हमारा लंग्स, है ना, इस वजह से नहीं। तो विच आर इन ईच लंग्स मतलब हमारे दोनों लंग्स में, ठीक है। दोनों लंग्स में क्या जाते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। अब ब्रोंकाई जो है वो अब सब डिवाइडेड है किसमें, ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स में कहाँ लिखे हैं, अब चलो इसको आप नोट कर लो, मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। चलो इरेज करता हूँ इसे। तो चलिए बात करते हैं अब ब्रोंकाई से कहाँ गया है हमारा मतलब जो ऑक्सीजन है वो ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। अब ब्रोंकियोल्स क्या है, जो ब्रोंकाई है वो सब डिवाइडेड है किसमें, ब्रोंकियोल्स में। इस ब्रोंकियो अब क्या हो गया, क्यों लिख दिया भैया, मैं लिख रहा था, मैंने सोचा वीडियो चल रही है बोलते गया, तो पहले लगा कि वीडियो बंद है, पॉज है, तो इस वजह से लिख डाला, तो मैंने कहा चलो अब समझा देता हूँ। तो ब्रोंकाई आर सब डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स, ईच ब्रोंकियोल्स आर टर्मिनेट इनटू मैनी एल्वेलाई, ठीक है। कई सारे एल्वेलाई में क्या है, टर्मिनेट है क्या हमारा ब्रोंकियोल्स। अब एल्वेलाई क्या है, देखो जैसे हमने अमीमा में पढ़ा स्यूडोपोडिया, लाइट आ गई है, ठीक है, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है चेहरा पे। तो जो हम जैसे हमने पढ़ा है कि जो अमीबा है उसमें स्यूडोपोडिया था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन।
स्टमक में था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई, जो क्या कर रहा है, हर चीज एक काम कर रहा है। स्यूडोपोडिया कैप्चर कर रहा है फूड को, विलाई स्पेस बढ़ा रहा है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। वैसे ये है दीज आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इनसाइड लंग्स, लंग्स के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। जितने ही नंबर ऑफ एल्वेलाई रहेंगे उतना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है, वही है एल्वेलाई, ठीक है। अब एल्वेलाई तक हवा पहुंच गई है। रिब्स की बात कर लेते हैं पहले, ये है नहीं, यहाँ पर हवा नहीं जाती, ठीक है, रिब्स के अंदर जाती है, लंग्स के अंदर, जहाँ लंग्स रहता है। तो दिस ये 12 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं रिब्स, दे हेल्प इन प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट, मतलब ये रिब्स के अंदर ही हमारा लंग्स और हार्ट होता है। तो हम समझ सकते हैं कि प्रोटेक्ट करता है भाई किससे, किसको, लंग्स को और हार्ट को। अब लंग्स में हवा हमारी पहुंच गई है, ये क्या है, एक मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि यहीं पे हवा आएगी तो मेन ऑर्गन है ये। लोकेटेड दोनों साइड ऑफ द चेस्ट, मतलब साइड के दोनों, चेस्ट के दोनों साइड प्रेजेंट है। अब डायफ्राम एक है टॉपिक, डायफ्राम बात कर लेते हैं। डायफ्राम क्या है, मस्कुलर पोर्शन है, मतलब मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। ये कब होगा, ये फ्लैट हो जाएगा, जब हम इनहेल करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, जैसे हम इनहेल करेंगे तो ये फ्लैट हो गया, हमारा डायफ्राम फ्लैट हो गया। अब जब हम रिलैक्स होंगे तो ये क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, मतलब एक्सेल करेंगे जब हम तो ये क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा डायफ्राम, ठीक है। और कई सारे टॉपिक है जैसे इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, O2 का लेना, इनहेलेशन है। एक्सहेलेशन CO2 को छोड़ना, एक्सहेलेशन है, ठीक है। या फिर ब्रीथिंग को लिया, छोड़ दिया, ठीक है, वही क्या है, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, देखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा होता है हेमोग्लोबिन। तो आप कहोगे कि भैया हेमोग्लोबिन तो ब्लड में होता है, हाँ भैया हेमोग्लोबिन ब्लड में होता है, हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट में ही है, जो कि कहाँ पे होता है, RBCS, मतलब RBC ब्लड में होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल में होता है क्या, हेमोग्लोबिन। ये तो सबको पता है। क्या आपको पता है, मतलब O2 किसकी वजह से जाता है, मतलब अभी हम बात बता रहे हैं हमको रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। तो याद रखना है क्या, कि जो हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है, हेमोग्लोबिन। अब देखो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो जो हम O2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं, O2 जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे हेमोग्लोबिन की मदद से होता है, ठीक है। अब CO2 किससे बाहर होता है, CO2 जो हमारा होता है वो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट की वजह से बाहर होता है। लेकिन जो सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हेमोग्लोबिन और ब्लड प्लाज्मा के द्वारा भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बस ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन जब होता है, जो O2 ट्रांसपोर्ट होता है वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, और जो CO2 होता है हमारा वो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोडियम और पोटेशियम, जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन और ब्लड प्लाज्मा के द्वारा भी किया जाता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूछा जाता है हेमोग्लोबिन, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भैया खत्म होता है। अब वीडियो आएगी किस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, हो सकता है फिजिक्स की आ जाए, अभी तक आई नहीं है, आएगी जल्द, चिंता मत करिए, आएगी, अच्छी से वीडियो आएगी, मजेदार वीडियो आएगी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट याद रखना है, सब चीज याद रखना है, सिर्फ रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के 2 टॉपिक हमने खत्म कर लिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सल्यूट है आप लोगों को जो आपने सपोर्ट किया, और आप लोग हमें शुक्रिया मत कहिए क्योंकि हम लोग भाई हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलने वाले। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।